नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर आरोप तय, अब इस्तीफा कब। राजनीतिक दलों के लिए आखिर पूर्वांचल क्यों है खास। सांसदों के 14 दिनों के बाद भी हंगामा क्यों है बरपा। पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या है सियासी तपिश, समेत कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 22 का बादशाह की। तो सबसे पहले बात करेंगे आरोप तय न्याय कब। लखीमपुर खीरी कांड के 3 महीने के बाद एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच टीम ने इसे हत्या की सोची समझी साजिश बताते हुए मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी आरोपियों पर कई संगीन धाराएं बढ़ा दी हैं। इनमें धारा 307, 326 और 34 शामिल है। इसके साथ ही एसआईटी ने बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों के रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इस अर्जी पर कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों को तलब किया। एसआईटी ने विवेचना के दौरान यह भी पाया कि आरोपियों पर धारा 304A, 279 और 338 का अपराध नहीं बनता है। एसआईटी ने मुकदमे से धारा 304A, 338 और 279 को हटाया है। आशीष मिश्रा पर धारा 302, 304A, 147, 148, 149, 289, 338 और 120B लगाई गई थी। एसआईटी ने इन्हीं धाराओं में आशीष मिश्रा, अंकित दास और सुमित जायसवाल समेत सभी आरोपियों को जेल भेजा था। एसआईटी ने मुकदमे में धारा 34, 307 और 326 बढ़ाई भी है। विवेचक ने बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। वहीं मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। और इसी पर राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आया है। धर्म की राजनीति करते रहो और राजनीति का धर्म। तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले में। आज राजनीति का धर्म निभाओ, यूपी में गए ही हो, सारे किसान पलेवालों से मिलकर आओ। अपने मंत्री को बर्खास्त ना करना अन्याय है, अधर्म है। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया है। इस पूरे मामले में एसआईटी ने मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा पर कई संगीन धाराएं बढ़ाई। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई ये है कि किसानों के खिलाफ 2-3 बड़े पूंजीपति खड़े हैं। सेक्शन 34 पे 3/25 आर्म्स एक्ट पे जिस तरीके से एसआईटी ने नई अपनी रिपोर्ट दाखिल किया, क्या कहना है इसके ऊपर? इसमें हमारा ये कहना है कि जैसे जो एडेड सेक्शन लाए हैं, ये एक 3/25 और सेक्शन 34, सेक्शन 34 149 के साथ नहीं चलेगा, नहीं लगेगा। 149 रहेगा तो 34 नहीं रहेगा, और 34 रहेगा तो 149 नहीं रहेगा। दोनों सेक्शन एक साथ नहीं चलेंगे म्यूजियम पे। और 3/25 में स्पेसिफिक बताना पड़ेगा ना कि किसके खिलाफ 3/25 है। 13 में 13 पे रिकवरी नहीं है, रिकवरी 2 पे है। और सेक्शन 3/25 13 पे 12 पे नहीं चलेगा, रेस्ट 11 पे। तो इसलिए मेरा विरोध था ये, जो मैंने दर्ज कराया कोर्ट में, कि रिमांड के समय कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखे कि अभियोजन पक्ष किस सेक्शन में रिमांड चाह रहा है, और क्या वो जो चाह रहा है वो कानूनन दिया जा सकता है क्या। दुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सहित उनके 13 साथियों को आज पुलिस रिमांड
पर लाया गया था न्यायालय में। यहाँ पर इनके बयान हुए हैं, क्योंकि आज एक अहम दिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज ही एसआईटी ने जो कल एक रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें कहा है कि जो घटना है ये घटना इत्तफाकन नहीं है बल्कि सोची साजिश के तहत ये घटना हुई है। आज यहाँ पर रिमांड पर न्यायिक रिमांड पर लाए, उनको वहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया। अब इनको लिए जा रहे हैं एक बार फिर न्यायालय में, और अब आने वाले जो कोर्ट है वो क्या डिसीजन लेती है इसके ऊपर। जिस तरीके से एसआईटी ने आज यहाँ पर जो अपना प्रपत्र दाखिल किया ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब आशीष मिश्रा उनके जो परिवार है और जो आरोपी है उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ती दिखाई दे रही। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। तो जिस तरह से लखीमपुर खीरी में हुए कांड के बाद ही तमाम लोग अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगातार आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा होने के बाद और साथ ही साथ एसआईटी के धाराएं बढ़ाने के बाद ये बात और साफ हो गई है, पुख्ता तौर पर ये बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं आरोपी मंत्री का बेटा है। इस पर अब बड़ा सवाल यह है कि अब जब आरोप तय हो गए हैं तो आखिर न्याय कब। इसी खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता आमिर रजा बने हुए हैं। जी आमिर, जिस तरह से लगातार दबी जुबान से पहले दिन से ही इस बात को लेकर तमाम आरोपों के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन अब एसआईटी की टीम ने धाराएं बढ़ाई हैं और ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो चुकी है कि आशीष मिश्रा के ऊपर आरोप तय हैं। आगे क्या कुछ है, कब तक न्याय मिलेगा, क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है इस बात का इनकार करते चले आ रहे थे कि इस घटना में उनका पुत्र है, और यही वजह है कि लगातार जब उनसे इस्तीफे की बात मांग की जाती थी तो वो स्पष्ट कहते थे कि जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तो इस मामले में वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे इस्तीफा देने में। लेकिन आज जिस तरीके से जांच रिपोर्ट आने के बाद एसआईटी ने इसमें जो धाराएं हैं उनको तरमीम करने की बात कही है और ये दावा किया है एसआईटी ने, जो उन्होंने जांच की है उसमें आरोप सिद्ध है। यही वजह है कि जो अचानक घटना जिसको गैर इरादतन हत्या की बात कही जा रही थी उसको आज लगातार उन्होंने जो एसआईटी ने अपना प्रपत्र दाखिल किया है उसमें आरोप लगाया है कि जो घटना है वो प्री प्लान्ड की गई है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार उनको बचाने का प्रयास केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कर रहे थे वो यहाँ पर फेल होते दिखाई दे रही है। अलग बात है कि एसआईटी ने जो आज आरोप लगाए हैं इन पर जो इनके जो आरोपी के वकील है वो उस पर क्या जिरा करते हैं, वो कहां तक टिकते हैं, ये तो आने वाले वक्त में जब न्यायालय में मामला चलेगा तभी निकल कर आएगा। लेकिन अभी जहां तक एसआईटी ने जो टीम जो अपनी जांच रिपोर्ट वहां पर सबमिट की है, जिस तरीके से धाराओं को तरमीम किया है, कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा और उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की मुश्किलें जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इस पूरे मामले में। इससे पहले तक मंत्री जी हमेशा कहते हुए नजर आए थे कि वो उनका बेटा आरोपी नहीं है, ना ही वो इस्तीफा देंगे। इस पूरे मामले में क्या भाजपा की ओर से या मंत्री की ओर से अभी कुछ बयान आया है धाराएं सिद्ध हो जाने के बाद? ये घटना हुई थी उसके बाद चाहे आशीष मिश्रा हो या फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, ये लगातार मीडिया के सामने आकर अपनी बात कहते थे। लेकिन आज जब एसआईटी ने कल इस मामले में न्यायालय में अपना प्रपत्र दाखिल किया और आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जब आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने बेटे से जेल में मिलने के गए तो लगातार मीडिया ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की। उनके जो उनका संसदीय कार्यालय है वहां पर जब मीडिया गई तो उन्होंने बात करना तो दूर की बात कार्यालय से मीडिया को बाहर करने की बात की। कहीं ना कहीं जो मीडिया के सामने जो कल तक जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो बोलते नजर आ रहे थे, अब इस जो एसआईटी की टीम ने जो अपना वहां पर पत्र दाखिल किया है उसके बाद वो मीडिया से खास करके बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आमिर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है, कई संगीन धाराओं को बढ़ाया गया है एसआईटी की रिपोर्ट पे, और जिस तरह से इन संगीन धाराओं को बढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पर मंत्री के बेटे पर आरोप तय हुए सामने आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस पर कार्रवाई कब। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पूर्वांचल क्यों है खास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। खेतों की हरियाली से सड़कों की रफ्तार तक, ऊर्जा के संचालन से सुरक्षा के एहसास तक, शिक्षा के आधार से तकनीक के संचार तक, आपके दिए आयकर से हो रहा है निर्माण आत्मनिर्भर भारत का। पहुंच रही है योजनाएं जन जन तक।
अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य अदा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज और वे व्यक्ति जिनके TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें incometax.gov.in पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे पूर्वांचल क्यों है खास। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर जौनपुर पहुंचे। अखिलेश ने भाजपा और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा और कहा कि वो गंगा नदी में पीएम मोदी के साथ इसलिए स्नान नहीं करने उतरे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसका पानी गंदा है। उन्होंने कहा भाजपा लाल रंग के मायने नहीं समझती, ये रंग भावनाओं का होता है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी जनता के साथ मिलकर भाजपा को प्रदेश और देश से हटा देगी। इसके साथ ही कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने चुनावी संकल्प पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे और महंगाई पर सरकार को घेरा। कहा कि कृषि कानूनों को मजबूरी में वापस लिया गया, सरकार ने किसानों का अपमान किया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आज भ्रष्टाचार और महंगाई बेलगाम है। हालात ऐसे हैं कि भाजपा के सांसद और विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार फेल साबित हुई है। इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे। कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा। आपके ही बगल में सांसद कूटे गए। तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आखिरकार सरकार ने किया क्या 4.5 साल में? ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। इसलिए इसको बदलने के लिए और कानून व्यवस्था के लिए जौनपुर से बेहतर कौन जानेगा। और सवाल यह है कि माँ गंगा की सफाई होगी कि नहीं होगी। देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने। पानी काला हो गया हिंडन नदी का। काली नदी पहले से काली है। यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है, समझ लीजिए। किसने कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे? क्या माँ गंगा की सफाई हो गई? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या माँ गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया। बजट बह गया लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। समर्थन जोड़ करके और इन सबका समर्थन जोड़ करके सबका साथ लेकर के सबके सहयोग को, सबको सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। ये लाल रंग ये समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। पहले तो 3 कानून लाए गए
बड़े पैमाने पे किसानों को अपमान किया गया। 700 के लगभग किसानों ने ये जान गई और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरह तरह से कहते थे उसके पक्ष में, उसके खिलाफ, और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो राजनीतिक दलों ने भी सियासी दौड़ भाग तेज कर दी है। दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं, विधानसभाओं को मथा जा रहा है, सियासी समीकरण दुरुस्त किए जा रहे हैं। 22 के रण को जीतने के लिए पक्ष हो या विपक्ष, सभी का फोकस पूर्वांचल पर है। फिर चाहे सत्ताधारी दल भाजपा हो या मुख्य विपक्षी दल सपा। भाजपा के दिग्गज जहां काशी में है, तो वहीं अखिलेश यादव जौनपुर पहुंच चुके हैं। आखिर पूर्वांचल क्यों है खास, आइए समझते हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मेगा इवेंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल साधने की कोशिश की है। अब बारी समाजवादी पार्टी की है। जिस वाराणसी में कल और आज मेगा इवेंट हो रहे हैं, उससे महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनपुर में आज और कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शक्ति प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। दरअसल समाजवादी विजय रथ यात्रा का 6वां चरण शुरू हो गया है। अखिलेश यादव विजय रथ लेकर जौनपुर पहुंच गए हैं। वे जौनपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सघन दौरे करेंगे। इसके अलावा जौनपुर जिले के 6 स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव जौनपुर में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा के 6वें चरण के लिए जौनपुर को ही क्यों चुना। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। जौनपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 9 है। वाराणसी में विधानसभा सीटों की संख्या 8 है। 2017 चुनाव में जौनपुर में बीजेपी की लहर थी। बीजेपी और सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने 5 सीटें जीती थी। बदलापुर, जौनपुर सदर, जाफराबाद, केराकत और मडियाओं पर बीजेपी का कब्जा है। सपा के खाते में शाहगंज, मल्हानी और मछली शहर सिर्फ यही 3 सीटें आई थी, जबकि मडियाहू, जाफराबाद और केराकत में सपा दूसरे नंबर पर थी। मुंगरा बादशाहपुर सीट से बसपा की सीमा पटेल जीती थी। हालांकि सीमा पटेल हाल ही में सपा में शामिल हो गई हैं। जबकि 2012 चुनाव में जौनपुर की 7 सीटों पर सपा जीती थी। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश सपा के पुराने गढ़ को बचाने की है। यही वजह है कि अखिलेश यादव 2 दिन तक जौनपुर की अलग अलग विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे और सपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं अखिलेश यादव की कोशिश जौनपुर के जरिए उसके पड़ोसी जिलों जैसे गाजीपुर, बलिया और मऊ को भी साधने की है। मऊ में 4 विधानसभा सीटें हैं। बलिया में 7 विधानसभा सीटें हैं। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। 2017 विधानसभा चुनाव की बात की जाए, 2017 विधानसभा चुनाव गाजीपुर, बलिया और मऊ। गाजीपुर में बीजेपी और सुभाषपा ने मिलकर 7 में से 5 सीटें जीती थी। अब ओम प्रकाश राजभर सपा के पाले में आ गए हैं। बलिया में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती थी। मऊ में बीजेपी ने 4 में से 3 सीटें जीती थी। तीनों जिलों की 18 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि सपा सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश बीजेपी के इस गढ़ में बड़ी सेंधमारी की होगी। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का ये 6वां चरण है। इससे पहले विजय यात्रा बुंदेलखंड में निकली थी।
5वें चरण के दौरान अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के बांदा, महोबा और झांसी जिलों में रथ यात्रा निकालकर सपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। उससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अखिलेश ने अपनी रथ यात्रा निकाली थी। अब रथ यात्रा जौनपुर पहुंच गई है। देखना यह है कि अखिलेश कितना भाजपा के गढ़ में सेंधमारी कर अपना पुराना किला फिर से दुरुस्त कर पाते हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो पूर्वांचल क्यों है खास, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सूबे दे मुलाजमा ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 6 ਮਾਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। 48 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 1887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 42600 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 915 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं हंगामा है क्यों बरपा। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने आज मंगलवार सुबह बैठक की और अपने आंदोलन को नई दिशा देने के लिए रणनीति बनाई। इसी रणनीति के तहत लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मार्च का हिस्सा बने। उन्होंने सरकार पर विपक्ष की आवाज कुचलने का आरोप लगाया, साथ ही इसे लोकतंत्र की हत्या भी बताया। राहुल गांधी ने कहा कि आज सांसदों को निलंबित किए हुए 14 दिन पूरे हो चुके हैं। निलंबित सांसद पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन ये सरकार बहस नहीं होने दे रही। विपक्ष जब भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, सरकार उनकी आवाज दबा देती है। उन्होंने कहा कि ये मार्च भारत की जनता की आवाज को कुचलने का प्रतीक है। सांसदों का पक्ष लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का।
पहाड़ साधना जरूरी। उत्तराखंड में अपना राजनीतिक जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मंगलवार को काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी चौथी घोषणा की। कहा कि उत्तराखंड में उनकी सरकार बनी तो हर महिला को सरकार 1000 रुपए महीना देगी। कहा कि कुछ पैसा कहां से आएगा, तो कहना कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लेकर आएगा। रामनगर रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं के साथ संवाद में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने हर दौरे की तरह इस बार भी बड़ा चुनावी वादा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनी तो प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर माह 1000 रुपए डाले जाएंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा 1000 रुपए अलग से आएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। ये लोग कहते हैं औरतों को पैसे क्यों चाहिए? ये चाहते हैं कि जिंदगी भर औरत आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे, बेटी बाप के सामने हाथ फैलाती रहे, बीवी हस्बैंड के सामने हाथ फैलाती रहे, माँ बेटे के सामने हाथ फैलाती रहे। जिंदगी भर ये चाहते हैं कि औरत जो है आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे। पैसे में बड़ी ताकत होती है। जेब में अगर पैसा हो तो आदमी को थोड़ा आजादी महसूस होती है। जाओ 2 रुपए खा लो, एक सूट खरीद लो। और अब बात करेंगे मंथन से क्या निकला। काशी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने अहम बैठक की। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके कामकाज की रिपोर्ट भी ली। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूपी चुनाव को लेकर भी मंथन किया। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, सभी सह प्रभारी संगठन के नेता, वाराणसी भाजपा के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक वाराणसी के ऑफिसर गेस्ट हाउस में हुई। बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। बता दें कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि तीनों कृषि कानूनों के किसान मुद्दे के साथ ही साथ लखीमपुर खीरी में भी हुई हिंसा पर चर्चा की गई। अब देखने वाली बात यह है कि चर्चा तो हुई है, क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा भी होगा? और इसी के साथ 22 का बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।